माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, प्रश्न संख्या 36 श्री भीमसेन चौधरी। प्रश्न संख्या 36। विधानसभा क्षेत्र लूणकरणसर में बरानी भूमि सहित कुल 5,34,211। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आवर में व्यवस्था का प्रश्न अध्यक्ष महोदय, अगर आपने स्थगित कर दिया तो फरमा दें सर। नहीं, स्थगित कर दिया तो फरमा दें। इससे पहले प्रश्न संख्या 35 है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी उपस्थित है। आप माननीय सदस्य बैठिए। पूर्व में यही बात कह रहा था। प्रश्न संख्या 36 का संबंध समाज कल्याण मंत्री जी से नहीं होकर के कल ही हस्तांतरण हुआ है कार्मिक विभाग को, और मैंने प्रश्न को स्थगित कर दिया है। अतः प्रश्न संख्या 36 श्री भीमसेन चौधरी स्थगित। विधानसभा क्षेत्र लूणकरणसर में बरानी भूमि सहित कुल 5,34,211 बीघा भूमि उपलब्ध है। भूमिहीनों को बारानी भूमि आवंटन करने पर वर्तमान में रोक लगी हुई है। दूसरा, जी हां, उपनिवेशन तहसील पूगल क्षेत्र में बारानी भूमि का आवंटन कराने हेतु वर्ष 1988 से 5,803 भूमिहीन व्यक्तियों के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 7(1) में सद्भावी काश्तकार व राजस्थान के निवासी को ही भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। राजस्व ग्रुप 4 विभाग की आज्ञा संख्या 569 राजस्थान /4/76 दिनांक 21 अप्रैल 1976 के द्वारा बीकानेर जिला मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाने के कारण बारानी क्षेत्र की आवंटन योग्य भूमि के आवंटन पर रोक है। उपनिवेशन क्षेत्र की बारानी भूमि के आवंटन पर आदेश क्रमांक 325 उपनिवेशन /91 दिनांक 13 मार्च 1991 के द्वारा रोक है। बारानी भूमि पर लगी रोक को हटाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में हजारों कृषक ऐसे हैं जो 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष की उम्र के बीच हैं और उनके पास किसी भी तरह का कोई आय का साधन नहीं है। सरकार का दायित्व बनता है कि लोगों का जीवन स्तर सुधार करने के लिए राज्य सरकार का दायित्व बनता है। तो ऐसे काश्तकारों के लिए आप क्या सोचते हैं सरकार? जैसा कि मैंने अपने लिखित उत्तर में बताया कि 5,803 भूमिहीन व्यक्तियों के आवेदन पत्र 1988 से विचाराधीन है, लेकिन 8 जिले जो मरुस्थलीय जिले आते हैं, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, नागौर, बीकानेर और चूरू, इसमें 21/4/76 को और एक 4/2/78 और उसके बाद 13 मार्च 1991 के ये 3 आदेश जो जारी हुए, इसके आधार पर इन जिलों में बारानी भूमि के
आवंटन के ऊपर रोक लगी हुई है। भविष्य में गुणावगुण पर नई सरकार विचार करके इसके आवंटन पर विचार कर लेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, नियमों में ये व्यवस्था है, जो भूमि आवंटन के नियम है उसमें व्यवस्था है, उसके हिसाब से जिन्होंने प्रार्थना पत्र दे रखे हैं वो भूमि पाने के अधिकारी हैं। न तो आपने कोई नियमों में संशोधन किया। इस बिना नियमों में संशोधन के एक आदेश का सहारा लेकर के इतने लोगों को वंचित रखना कहाँ तक उचित है? नियमों में संशोधन का अध्यक्ष महोदय एक अलग प्रश्न है। आपने ये कहा कि आप इसका क्या विचार रखते हैं, तो हमने कहा इसको मेरिट के आधार पर हम भविष्य में देख लेंगे। नहीं, मेरा स्पेसिफिक सवाल है कि जब नियमों में व्यवस्था है कि जिन लोगों ने प्रार्थना पत्र दे रखे हैं वो भूमि पाने के अधिकारी हैं, न तो आपने नियमों में कोई संशोधन किया, इसके अलावा एक आदेश का सहारा लेकर के इन लोगों को वंचित रखना कहाँ तक उचित है? स्पेसिफिक सवाल है, नियमों का अलग कहाँ है? अध्यक्ष महोदय, कमांड और अनकमांड भूमि जो उपनिवेशन क्षेत्र में सिंचित भूमि है और जो कोलोनाइजेशन में आती है उसके ऊपर तो कोई रोक है नहीं। केवल बारानी भूमि को वहाँ पर रिजर्व रखने के, क्योंकि मरुस्थल और उजाड़ में नहीं जाए और मरुस्थल में खेती करना वैसे भी अनुपयोगी माना गया था। और एक जो आदेश मैंने आपको जिक्र किया कि 8 मरुस्थलीय जिले, जिसमें केवल बीकानेर ही नहीं है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, नागौर, बीकानेर और चूरू, ये 8 जिले सम्मिलित हैं। इन सब में बारानी भूमि के ऊपर क्षेत्र से रोक लगी हुई है। और फिर भी मैंने जैसा आपके माध्यम से निवेदन किया माननीय सदस्य को कि नई सरकार भविष्य में गुणावगुण के आधार पर इसको पूरा डिटेल में देख करके आगे जो भी मेरिट के आधार पर फैसला कर सकती है करने की चेष्टा करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का ये कहना कि मरुस्थलीय भूमि होने के कारण रोक लगा रखी है, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने बार बार जो ऐसे काश्तकार जिन्होंने नाजायज़ कब्जे कर रखे हैं उनको आपने नियमन करते हैं मरुस्थलीय भूमि के अंदर। और दूसरा, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो भूमि सिंचित क्षेत्र में चक प्लान में आ जाती है हमारे मरुस्थल में, उनमें भी आप भूमि आवंटन करते हैं, तो चक प्लान में आ जाने से केवल पानी नहीं मिलता, इसलिए मरुस्थलीय भूमि को भी आप ये जो आवंटन करने से क्यों रोक लगा रखी है आपने? अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया ना कि पूरे मसले के ऊपर चक प्लान में आने पर तो वैसे भी कोई रोक है नहीं और वो आवंटित की जा रही है। जो बारानी भूमि है इसके बारे में विस्तार से मैंने कहा ना, वर्तमान में ये प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन भविष्य में इसको मेरिट के आधार पर देखकर जो भी किसानों के हित में होगा उसको हम लागू करने की चेष्टा करेंगे। मेरिट क्या है साहब? सवाल तो प्रश्न इतना ही है कि आपको भूमि नहरी क्षेत्र आ चुका है इन जिलों में, मेरिट का क्या सवाल? परिस्थिति बदल चुकी है, नहरी क्षेत्र आ चुका है, इसलिए कृपया इस पर विचार करें। पहले जो प्रश्नकर्ता को जो है सप्लीमेंट्री पूछिए आप। जो सिंचित क्षेत्र में रकमा आ जाता है, रेगिस्तानी इलाका, और जिसमें पानी नहीं मिलता उसको तो आप अलॉट करते हैं, और बारानी भूमि जो किसान लेना चाहता है उसको आप देना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार का भेदभावपूर्ण नीति सामने स्पष्ट नजर आती है। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए कि जो काश्तकार भूमिहीन हैं उनको आप रोजगार दे, कोई रोजगार आप दे नहीं सकते सिवाय इसके कि खेती करने के लिए जमीन मिले, तो इसलिए सरकार को इसको पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा अध्यक्ष महोदय, जो भूमि आवंटन के नियम है उसमें वैसे भी जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनको तो वो सद्भावी काश्तकार की जैसे जिसको भूमिहीनों को देते हैं वैसे श्रेणी में आते हैं। आम नवयुवकों को वर्तमान नियमों में वैसे भी कोई ज़मीन अलॉट करने का अधिकार नहीं है। जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन फिर भी मैंने जैसा आपको बताया है कि अभी पुराने जो नियम बने हुए हैं उसके ऊपर हम नए सिरे से गुणावगुण के ऊपर विचार करके, यही तो मैं इसके ज़्यादा आगे क्या कह सकता हूँ कि गुणावगुण के आधार पर विचार कर जो माननीय सदस्य ने भावना व्यक्त की है उसको ध्यान में रखते हुए आगे मेरिट के आधार पर फैसला करेंगे। बारानी भूमि के आवंटन के नियम आपके 70 नियम बने हुए हैं, उसके अंतर्गत आप 75 बीघा तक बारानी भूमि आवंटन करने का प्रावधान है, और लूणकल से विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख बीघा से अधिक भूमि आपको आवंटन योग्य है, कृषि योग्य मौजूद है, और हजारों काश्तकार बेरोजगार हैं। तो आप सरकार को इसके बारे में जो रोक लगी है इसको हटाने पर विचार करना चाहिए, ये निवेदन है मेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये मरुस्थलीय जिलों में स्थित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन न कर मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखे जाने के संबंध में
राजस्व ग्रुप 3 विभाग के परिपत्र क्रमांक प3/16 राजस्थान 3/73 दिनांक 20/8/75 के द्वारा यह निर्देश दिए गए कि सीलिंग कानून के तहत आबाद भूमि के नियमानुसार आवंटन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं माना जावे तथा राजकीय अनाधिकृत भूमि पर किए गए अतिक्रमण के मामलों का राज्य सरकार के आदेश परिपत्र के अनुसार इसका नियमन किया जावे। राज्य सरकार ने मरुस्थलीय जिलों में स्थित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन न करने तथा मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखे जाने के प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार कर यह निर्णय लिया है कि मरुस्थलीय जिलों में 1 हेक्टेयर भूमि तक के टुकड़े के आवंटन के सिवाय अन्य किसी कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया जावे। अतः निर्देशानुसार लेख है कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली, बीकानेर तथा चूरू जिलों में 1 हेक्टेयर तक के टुकड़े में स्थित भूमि के आवंटन के सिवाय अन्य किसी कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया जावे। ऐसे 1 हेक्टेयर भूमि के टुकड़ों का आवंटन राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में उल्लेखित आवंटन हेतु निषेध क्षेत्र आवंटन के लिए व्यक्तियों की योग्यता एवं प्राथमिकता तथा अन्य प्रावधानों को मद्देनजर रखा जाकर उक्त नियमों के अधीन किया जावे। 1 हेक्टेयर से अधिक का सिवायचक क्षेत्र मरुस्थलीय विकास के लिए आरक्षित रखा जावे। मैं इस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय सदस्य जो स्वयं उपनिवेशन क्षेत्र में आते हैं, हमारे यहाँ जो कमांड एरिया और अनकमांड एरिया जो उपनिवेशन क्षेत्र में आता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। और आप मानेंगे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, बारानी भूमि में खेती करना आजकल बिल्कुल अनुपयोगी हो गया है। नहीं, सरकार जो अनकमांड जो भूमि आई हुई है कमांड एरिया के पास या कमांड एरिया के बीच में, उसका आवंटन हो रहा है। उसको आप आवंटन कर रहे हैं क्या? उसका आवंटन कर रहे हैं, केवल बारानी भूमि का आवंटन अभी नहीं कर रहे हैं। उसके भी मैंने आपको जो आदेश पढ़कर सुनाए, बारानी भूमि का जो आवंटन आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने सदन को सूचित किया कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को हम कर रहे हैं, तो इनके लिए एक्सेप्शन क्यों है? अगर के लिए है केवल नहरी भूमि के लिए बात कर रही है, बारानी भूमि के लिए वो भी नहीं है। परिस्थिति बदल चुकी है। 1976 का आदेश लेके बैठे हुए हैं, इसको बदलना होगा सर। नए सिरे से गुणावगुण के आधार पर इसका फैसला हम कर लेंगे। के बारे में माननीय अध्यक्ष मंत्री जानना चाहता हूँ इसके बारे में कब तक फैसला कर लेंगे आप? जो डीडीपी के अंदर जो जिले आते हैं उनमें आवंटन पर रोक के बारे में सदन को सूचित किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डीडीपी प्रोजेक्ट की गाइडलाइन जो केंद्र सरकार ने जो हमें विशेष सहायता कुछ जिलों को, मरुस्थलीय जिलों को देते हैं, उसकी गाइडलाइन के तहत ये रोक लगी हुई है। क्या आप गुण अवगुण में वो डीडीपी के प्रोजेक्ट के तहत जहाँ रोक लगी है उसको भी हटाने में आप सक्षम है क्या? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप जिस आवंटन को खोलने की बात कर रहे हैं उपनिवेशन क्षेत्र में, कई हजारों काश्तकारों के पुराने आवेदन पत्र लंबित है। क्या आप नए सिरे से आवेदन पत्र मांग कर उनको आवंटन करने का विचार रखते हैं या पुराने आवेदन पत्रों का पहले निस्तारण करने की इच्छा रखते हैं? ऐसा है कि उपनिवेशन क्षेत्र में डीडीपी का आपने जो गाइडलाइन बताई वो लागू नहीं होती। इस संबंध में मैंने डीडीपी जिले के बारे में आपने 7 जिलों का जिक्र किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में डीडीपी चालू है, डीडीपी के क्राइटेरिया लागू नहीं होती। डीडीपी प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार ने विशेष सहायता ली है। विशेष सहायता के लिए उनकी शर्तों को मानना हमारे लिए बाध्यकारी है। लेकिन आप जब सदन को यह कह रहे हैं कि आप गुणावगुण के आधार पर सारे पर विचार करेंगे, क्या इस तरह के प्रोजेक्ट जहाँ अरबों रुपए हमने ले लिए हैं, आप इस वक्त वो उन सारी शर्तों का उल्लंघन करके गुणावगुण के आधार पर नए सिरे से विचार कर सकते हैं? मेरा इतना ही पूछना है। गुणावगुण पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने जो बताया, इसके ऊपर जो रोक लगी है उपनिवेशन क्षेत्र में बारानी भूमि के ऊपर, वो 13 मार्च के क्रमांक F 3125 उपनिवेशन 1991 के आदेश द्वारा रोक लगी है। यहाँ डीडीपी का कहीं कोई आदेश बीच में नहीं आता। इस बीच आप इससे पहले वाले सर्कुलर जिसको पढ़ रहे थे 1975 का 76 का, कृपया उस पर। तो जब उपनिवेशन क्षेत्र में आ गया ना, मैंने बताया इन 3 आदेशों के आधार पर ये रोक लगी थी। लेकिन उपनिवेशन क्षेत्र में खास तौर से जो रोक लगाई गई है वो 1991 के आदेश से लगी है। इसके ऊपर हम गुणावगुण के ऊपर विचार करके आगे फैसला कर लेंगे। मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय पूरी बात मैंने अपनी कह दी है।
प्रश्न संख्या 37 श्री मोहम्मद महाराज। प्रश्न संख्या 37। भाग संख्या 1, सूची संलग्न है। राज्य सरकार ने इन जांचों में विशेष रुचि लेते हुए इन मामलों को त्वरित गति से संपादित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर रही है। भाग संख्या 2, हालांकि ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन भाग संख्या 2, पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक शक्तियां एवं आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरे प्रश्न का अवलोकन करें। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था कि भरतपुर जिले की पंचायत समिति नगर और कामा के किन किन सरपंचों, उप सरपंचों और पंचायत समितियों के पंचायत सचिवों के विरुद्ध कब से विभागीय जांच विचाराधीन है। आपने सरपंच और पंचायत सचिवों के खिलाफ जो जांच विचाराधीन है उसका उत्तर तो दिया है, लेकिन उप सरपंच का इसमें आपने कहीं कोई हवाला नहीं दिया, जबकि मैंने उप सरपंचों के खिलाफ भी कौन सी जांच विचाराधीन है उसका भी आप सवाल के अंदर उल्लेख किया था। मुझे माननीय सदस्य, आप मुझे जानकारी दे दें किस पंचायत के उप सरपंच के खिलाफ जानकारी, तो मैं अपने आप करेक्ट कर लूं। मुझको तो है, मैं आपसे जानकारी मांग रहा हूँ। मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। अगर किसी उप सरपंच के खिलाफ जांच विचाराधीन नहीं है तो माननीय मंत्री महोदय आप ये भी उत्तर दे सकते थे कि पंचायत समिति नगर और कामा के किसी उप सरपंच के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन नहीं है। यह आपका दायित्व है। मैंने सवाल पूछा है, उत्तर देना आपका काम है। सदस्य, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा। आप में क्या तकलीफ है? आप मुझे उस मुझे तो मालूम है, मुझे मालूम है। मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा था। वो आपने उसका उत्तर आपने दिया नहीं। या तो आप इसके उत्तर में ये बात कह दीजिए कि साहब उप सरपंचों के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन ही नहीं है, मैं मान लूंगा। किसकी भाई ये क्या बात हुई? मैंने सवाल मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूँ, माननीय रामनारायण जी साहब, मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी उप सरपंच के खिलाफ कोई भी विभागीय जांच पेंडिंग नहीं है। ठीक, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा जो इसका खंड 2 है, इसी में उसमें है क्या जिला परिषद के सदस्यों और पंचायत समिति के सदस्यों को भी कोई अधिकार देने का विचार रखती है। इन्होंने उसका जवाब दिया है बड़े गोलमोल तरीके से कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक शक्ति एवं आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिला परिषद के जो सदस्य और पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, आप उनको भी कोई शक्ति या अधिकार दे रहे हैं? जैसे जो पंचायत समिति का सदस्य है वो 2 पंचायतों के ऊपर होता है, तो उस पंचायतों में कोई विकास के कार्य हो रहे हैं, उसको पंचायत समिति सदस्य वेरीफाई करे JN की जगह, या जिला परिषद के सदस्यों को भी कोई अधिकार दे रहे हैं, ये पूछना चाह रहा था। दूसरा, पहले खंड में ये भी था कि ये जांच कब से विचाराधीन है और आप इस पर कब निर्णय ले लेंगे। आपने तो जवाब दे दिया है कि सरकार इन मामलों को त्वरित गति से संपादित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रही है। आपके उत्तर में जरा आप खुद देखें कि 2-3 मामलों में तो 89 और 90 से जांच विचाराधीन है, अधिकांशतः मामलों में 94 से जांच विचाराधीन है। 8-8 साल 9-9 साल हो जाए, आज तक आपने इसकी कोई जांच पूरी की नहीं। इसमें ज्यादातर मामले गबन के हैं, उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पर कब तक जांच पूर्ण करके और आप कार्रवाई करके और कोई ना कोई निर्णय ले लेंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। सदस्य ने जानना चाहा कि सरकार जिला परिषद के सदस्यों और पंचायत समिति के सदस्यों को क्या अधिकार देना चाहती है। मान्यवर, आपने हमें क्या अधिकार दे रखे हैं? विधायकों को क्या अधिकार है? इसी तरीके से वो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। सामूहिक बॉडी को जो अधिकार है वो तो अधिकार है, माननीय सदस्य के विधानसभा को जो अधिकार है हमें भी अधिकार है। पंचायत समिति के सदस्यों को अलग से कोई अधिकार, कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती, रह भी नहीं। क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडावा से आने वाले सदस्य पंचायत राज मंत्री जी की तरफ से उत्तर दे रहे हैं? मजबूत करने के लिए पंचायत समिति, जिला परिषदों को उनको फीड कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली किसी मेंबर जिला परिषद या पंचायत समिति के मेंबर को या पंचायत का नहीं दिए जा सकते। सामूहिक रूप से पंचायत समिति, जिला परिषद, इनको आप अधिकार दे सकते हैं। वो तो बात है रिलेवेंस जी। ये माननीय मंत्रिमंडल का रिहर्सल हो रहा है क्या? मंत्री महोदय ने जवाब दिया, बहुत अच्छा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य का प्रश्न इररिलेवेंट है। प्रश्न मेरा इररिलेवेंट था तो माननीय अध्यक्ष महोदय इसको स्वीकार नहीं करते, यह आपका अधिकार था। यह माननीय मंडावा से आने वाले सदस्यों का अधिकार नहीं है। मैं पंचायत समिति और उसका प्रधान का और जिला परिषद के जो अधिकार है उनकी बात नहीं कर रहा। इंडिविजुअल अधिकार भी होता है, जैसे सदस्यों को भी अधिकार है।
विधानसभा के सदस्यों को अधिकार क्या है? माननीय मैंने अध्यक्ष तो महोदय, जिला परिषद नया के सदस्य पंचायती राज और पंचायत बीजेपी समिति के राज में सदस्य लागू के हुआ अधिकार था, ये जानना इसलिए चाहता हूं। मैं दूसरा बीजेपी मेरा के सदस्य स्पेसिफिक से पूछना प्रश्न ये चाहता हूँ, था आपको कि जो जांच इतने सौगंध लंबे दिलाए समय थे से क्या? कब से विचाराधीन है, इस पर कब निर्णय लिया जाएगा? ये नया उत्तर जानना चाहता पंचायती हूं। राज बीजेपी के राज में लागू हुआ था, आपको बीजेपी की सरकार को सौगंध नहीं दिलाए थे। ये उदयपुर ग्रामीण आपने पंचायत समिति का अधिकार क्यों नहीं दिए गए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी के नहीं समझा, बीजेपी के आप यहाँ खड़े होकर उत्तर दें। बीजेपी की सरकार आपको तो थी, बैठ उस जाना समय लागू हुआ था, उसमें आपको अधिकार देने से किसने सौगंध दिलाए थे? अध्यक्ष उदयपुर ग्रामीण से आने वाले सदस्य क्या परेशानी हो रही है भाई? माननीय सदस्य उधर उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य न तो कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, बीच में जो है मंत्री जी का दायित्व खुद संभालने के लिए जो बहुत आतुर दिखते हैं मुझे। प्रश्न ये है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के जो सदस्य हैं, इनको व्यक्तिशः कोई अधिकार है क्या? यही पूछना चाह रहे हैं जी। हाँ, और नहीं है तो क्या देना चाह रहे हैं? और नहीं है तो क्या देना का कोई प्रश्न जो है सरकार के विचाराधीन है या नहीं है? बस ये अध्यक्ष महोदय, ये पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के पद तो भैरू सिंह जी ने बना दिए, जो कोई इनकी जरूरत ही नहीं है। नहीं अधिकार क्या बना दिया, ये सवाल नहीं है। नहीं अध्यक्ष जी ने स्पेसिफिक कर दिया। आप गर्म क्यों हो रहे हो? विकास के सारे कामों का एग्जीक्यूशन पंचायत करती है और पंचायत समिति बॉडी है, फिर जिला परिषद है, तो ये बीच में क्या है? अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव हुए थे तब तो ये था कि ये इनको आधे एमएलए के पावर मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, कल ये अब इस पे ये संशोधन लाना पड़ेगा। इन पदों की जरूरत नहीं, पहले वाले जो व्यवस्था थी सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद, वही सही होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट भी सुनिए। माननीय सदस्य कह रहे हैं कल राज्यपाल के अभिभाषण पर ये कोई माननीय नहीं, हरि सिंह जी बोल रहे थे किया, बाकी सिस्टम आपने बनाया। पंचायत राज की जितनी भी व्यवस्था है कांग्रेस सरकार ने की, कांग्रेस की टाइम में हुई, और आज जिला परिषद और पंचायत समिति के मेंबर के अधिकार का सवाल आया तो कहने लगे बीजेपी के राज में हुआ। तो हमारे राज में अगर हमने नहीं दी तो आप क्या अधिकार देना चाहते हैं, ये तो बताइए। आप अधिकार देना भी नहीं चाहते, अब तो आप राज में आप अधिकार देके बताओ आप हमारे को। गोड़ा मालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, प्रश्न नहीं किया है, उन्होंने जो आज की जो वस्तु स्थिति है वो इस सदन को सूचित किया है। पंचायत समिति को अधिकार नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ही नहीं वो, और अधिनियम में जो प्रावधान है मैं उसकी जिक्र हो रहा है। अधिनियम के प्रावधान के अंदर पंचायत समिति और जिला परिषद के जो है व्यक्तिशः मेंबर को कोई अधिकार नहीं है। अब सरकार जो है व्यक्तिशः अधिकार देने की जो है उसका कोई इरादा है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो भावना व्यक्त की है, आप स्वयं जानते हैं कि व्यक्तिगत सदस्यों का अधिकार इतना बड़ा है कि वो जिला प्रमुख को इलेक्ट करते हैं। इससे बड़ा तो अधिकार व्यक्तिगत कोई हो नहीं सकता कि माननीय सदस्य जो जिला परिषद के हैं वो जिला, आप मेरी बात पहले, आप इनके बस का नहीं है, आप मेरी बात सुन लेना, सब बस का बता दूंगा मैं, आपसे बस का बता दूंगा मैं। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य प्रधान और जिला प्रमुख बना रहे, ये अधिकार उनको है। व्यक्तिगत जहाँ तक अधिकार का सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी राज्य सरकार इस बारे में गंभीरता से सोच रही है कि क्या जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य की आवश्यकता भी एक नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक लिंक इसके साथ एक नहीं है, इसलिए हम गंभीरता से इस पर सोच रहे हैं। कि जो हम उसको सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में मैंने इतना स्पष्ट उदाहरण दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक शक्तियां एवं आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर
सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इससे बड़ा आप और क्या मुझे उत्तर चाहते हैं आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने इनको क्लियरिफाई भी कर दिया था, उसके बावजूद भी माननीय मंत्री महोदय जो बात जो तो सब जानते हैं कि पंचायत जिला प्रमुख को कौन चुनता है और प्रधान को कौन चुनता है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आप जिला परिषद के सदस्यों और पंचायत समिति के सदस्यों को कोई और अधिकार देने का प्रस्ताव या विचार रखते हैं क्या? यदि हाँ तो कब तक दे रहे हैं? अगर आप खत्म करना चाहते हैं खत्म कर दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को ये कहना चाहूँगा कि जब से पिछला चुनाव हुआ है पंचायतों का, तब से ही कुछ इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई जिसमें बराबर एक बहस का विषय बन गया कि सरपंच मेंबर नहीं पंचायत समिति का, प्रधान मेंबर नहीं जिला परिषद का। और ये सवाल हम लोगों ने बराबर उठाया है कि पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया जाए। इस दिशा में नई सरकार बनते ही हमने बहुत ही गंभीरता से विचार विमर्श शुरू कर दिया है और हम जल्दी ही चाहेंगे कि पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। किस प्रकार जो एक गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज्य का, उसी पैटर्न पर नगर स्वराज्य, जिसमें हम चाहेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको कैसे प्रशासनिक अधिकार मिले। कुछ विषय ऐसे हों जो उनके स्तर पर ही उनके फैसले हो, वहीं योजनाएं बने गाँव के अंदर, वहीं विकास के काम वो स्वयं करे और शिक्षा के संबंध में और अन्य संबंध में वे स्वयं निर्णय करने की क्षमता रख सके। इस दिशा में सरकार बहुत ही गंभीरता से विचार कर रही है और बहुत जल्दी ही, जैसा कि राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त में भी ये बात सामने आई, हम जिला प्रमुख को DRDA का अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं और पंचायत समितियों को और जिला परिषद को भी अधिकार संपन्न बनाएंगे। मैं समझता हूँ माननीय सदस्य की जो भावना है उसकी वजह यही छिपी हुई है कि पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद सदस्य को क्या अधिकार मिले। मैं समझता हूँ जब उनको पंचायत समिति को, जिला परिषद को अधिकार मिलेंगे तो स्वतः ही फिर उनका प्रभाव बढ़ जाएगा। अब माननीय जो हमारे सहयोगी मंत्री जी ने बात कही है वो उससे ताल्लुक़ रखती है कि आपको हम सबको बैठ के तय करना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में, जो अगला चुनाव हो, उस वक्त क्या स्थिति बने। और ये जो पंचायत समिति के मेंबर सरपंच नहीं है या प्रधान जिला परिषद के मेंबर नहीं है, ये सारे मामले मैं समझता हूँ हम उसके ऊपर भी विचार करेंगे और फैसला करेंगे जिससे कि आगे ये अड़चन नहीं आए। ये मैं निवेदन करूँगा। अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम पूरक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आधा घंटे की इस पर डिस्कशन हो जाए तो हमारे भी सुझाव आ जाए। आधा घंटे की डिस्कशन इस पर हो जाए तो हमारे भी सुझाव आ जाए। एक माननीय सदस्य इस पे करवा दें आप। मेरा यही सुझाव है कि आधे घंटे का डिस्कशन हो जाए तो हमारे भी सुझाव आ जाए। जिला परिषद और पंचायत समितियों को, और हमारी सरकार तो 2 महीना 1.5 महीना हुआ है आने के बाद में जिला परिषद के बारे में, अधिकारियों के बारे में माननीय सदस्य ने कई बार वक्तव्य दे दिए। आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अंतिम पूरक प्रश्न मेरा ये है कि 8-8, 9-9 साल से जांच विचाराधीन है। कब तक ये जांच पूर्ण करके और आप निर्णय ले लेंगे? और एक ये और जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए आप कोई एक समय अवधि निर्धारित करने का भी विचार रखते हैं कि भाई इतने टाइम पीरियड के अंदर ये जांच पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो रोज आते हैं जाते हैं, पेशियां चलती रहती हैं, बड़ा वेस्टेज होता है। क्या कोई समय अवधि भी निर्धारित करने जा रहे हैं? ये जानना चाहते हैं। हमने 97 डीज को हम डिस्पोज की स्टेज पर हम ले आए हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम शीघ्र ही ये अमेंडमेंट कर रहे हैं कि जिस तरह से कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एक व्यक्तिगत आदमी की और राजस्व वसूल होता है, हम इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि विलेज का जो हमारी विजिलेंस कमेटी है और ग्राम सभा प्राइमरी स्टेज पर यदि वो प्रारंभिक जांच में ये महसूस करती है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो हम कार्रवाई को आगे लेंगे। इस सारी प्रक्रिया को हम निपटा कर हमारी कोशिश ये है कि 31 मार्च तक 655 जो केसेस पेंडिंग है उन सब केसेस को हम डिस्पोज करके एक नए सिरे से पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों को विश्वास दिलाकर काम प्रारंभ करना चाहते हैं और हम पूरा करके बता देंगे आपको। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों के बारे में कहा कि हम सरपंचों को ये अधिकार देने जा रहे हैं कि वो पंचायतों के विकास का निर्णय करें। आज भी सरपंच इस बात में सक्षम है, पिछली सरकार ने ये अधिकार दे रखा है
कि कोई भी विकास का काम गांव में होता है तो बाकायदा पंचायत में फैसला लेकर के जेईएन को बुला करके और उससे पूरा बना करके डीआरडीए से उसके माध्यम से ही पास होता है। और ग्राम सभाओं में फैसला किया जाता है पंचायत में कौन सा विकास का काम करना है। क्या कोई नई बात भी करने जा रहे हैं? माननीय सदस्य जी, डीआरडीए का सरपंच का क्या ताल्लुकात है? सरपंच का डीआरडीए को ताल्लुकात नहीं है। थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य और मुंडावर से आने वाले माननीय सदस्य एक दूसरे का जो है प्रश्न और उत्तर देने की जो है कष्ट नहीं करें सदन में। प्रश्न ये नहीं है, आप जो कह रहे हैं ठीक है। आज जो स्थिति है कानून की और अधिनियम की और जो है पंचायत राज की, उस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी डीआरडीए के काम हैं उनको एग्जीक्यूट ग्राम पंचायत करती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि सरपंच जिस ग्राम पंचायत का है वो पंचायत समिति का सदस्य नहीं है और प्रधान है वो जिला परिषद का सदस्य नहीं है। डीआरडीए को हस्तांतरण कर नहीं है। जिला परिषद का मेंबर नहीं सर। प्रश्न काफी वो नहीं, पंचायत प्रधान जिला परिषद के सदस्य नहीं है। सरकार डीआरडीए के कुछ प्रावधानों को जो है हस्तांतरण करने का इरादा रखती है। ये राज्यपाल के अभिभाषण में भी इसका उल्लेख है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न इन तीनों ही जो है पंचायत के जो तीनों लेयर्स है इसमें एक कोऑर्डिनेशन का प्रश्न और सामंजस्य का सवाल आता है। उस हमले में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं और जैसी मुझे जानकारी है पूर्ववर्ती सरकार ने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोई बात कही है, शायद ऐसी यही सदन में आई है उसकी चर्चा। इसलिए उस प्रश्न को उस संदर्भ में जो है आप उसको एग्जामिन करके, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक ये जो है वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह अलग अलग पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषद अलग अलग रहेगी। मंडावर से आने वाले माननीय सदस्य प्रमुख रहे थे, इसलिए वो भुगतभोगी है, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी स्थिति क्या थी। अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि पंचायत समिति के सदस्यों को और जिला परिषद के सदस्यों को अधिकार देने के बारे में विचार रखते हैं, इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। और माननीय जोशी जी ने, पंचायत राज मंत्री जी ने ये बात कही कि इनका रहना उचित है भी कि नहीं, इस पर हम विचार कर रहे हैं। तो दोनों का आपस में विरोधाभास है, क्या कारण है? या तो ये बात क्लियर हो कि पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य आप रखना चाहते नहीं चाहते। एक पंचायत समिति का सदस्य जो पंचायतों पर होता है, एक जिला परिषद का सदस्य जो 10 पंचायतों पर चुना जाता है। सरपंच को तो आपने अधिकार दे रखे हैं, लेकिन जिला परिषद के सदस्य को और पंचायत समिति के सदस्यों को अधिकार देने के बारे में आप विचार नहीं रखते। आप सरपंच को और अधिकार देना चाहते हो, आप प्रधान को जिला परिषद का मेंबर बनाना चाहते हो, लेकिन जिला परिषद के सदस्यों को और पंचायत समिति के सदस्यों को जो उनको अधिकार देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। माननीय सदस्य का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट 73 है, जिसका आर्टिकल 243C है, उसमें लिखा हुआ है all the seats in a panchayat shall be filled by persons chosen by direct election from territorial constituency in the panchayat area। राज्य सरकार की ये मंशा है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो पिछली सरकार ने पंचायत समिति मंडल और जिला परिषद मंडल बनाया है, इसके बनिस्बत यदि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को हम पंचायत को आधार बना लें तो पंचायत का जो इलेक्टेड आदमी, जिसको हम सरपंच कह रहे हैं, he will able to cast his vote for पंचायत समिति, he will able to cast his vote for जिला परिषद। तो टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए की,
उसको एबोलिश करके हम नए ढंग से प्रोवाइड करने का काम करना चाहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके संबंध में अपनी राय व्यक्त कर ली और उनको कर लेंगे। संविधान के 74 संशोधन के कारण से लागू हुआ है, कोई पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया है, ये संवैधानिक प्रावधान था। अध्यक्ष महोदय, 73वां और 74वां मंत्री महोदय का अध्ययन पूरा नहीं है। ऐसा करना पड़ा था। मंत्री महोदय का अध्ययन पूरा नहीं है। माननीय सदस्य, इस प्रकार माननीय मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का अध्ययन अभी पूरा नहीं मंत्री है। जी ने एक बात कही कि पिछली पंचायत डिलिमिटेशन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत काम किया। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने कह दिया कि डीआरडीए का अध्यक्ष हम जिला प्रमुख को बनाने जा रहे हैं, अलबत्ता तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स आपको आएगी। और मंत्री जी, दूसरी मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, एक मैं निवेदन करना चाहता हूं। जब आप ये एडमिट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए डिलिमिटेशन किया, तो क्या आप पंचायतों का पुनः डिलिमिटेशन करना चाहते हैं? और मेरा सुझाव है, आप माने या ना माने, इतनी जल्दबाजी में आपने नारा दे दिया कि हम जिला परिषदों को, जिला प्रमुखों को अधिकार दे रहे हैं और डीआरडीए का अध्यक्ष बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इसी सदन में कर लीजिए, वरना आपके जो नए एमएलए हैं इनको अगर पता लग गया ना तो अगले सत्र में आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमएलए की जो स्थिति बन जाएगी, आपकी पार्टी के एमएलए ही आपके खिलाफ आवाज उठाने लग जाएंगे। ये बेचारे इनोसेंट हैं, अभी इनको ये मालूम नहीं है कि आप डीआरडीए का अध्यक्ष जिला प्रमुख को बना के इनकी नसबंदी करना चाहते हो। ये समझ जाएंगे, करना है तो जल्दी कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बात व्यक्त की है, अध्यक्ष महोदय, की मंशा के बिल्कुल विपरीत अध्यक्ष है। महोदय, संविधान में जो व्यवस्था करती है, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य साहब, पंचायत मंत्री जी बोल रहे हैं। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान संशोधन के बाद न तो भारतीय जनता, ये बीएसपी के माननीय सदस्य, इनकी भावनाओं की कुछ बात हो सकती है। संविधान संशोधन के बाद हमें विकेंद्रीकरण सत्ता का करना है, चाहे हम चाहे या न चाहे, बीएसपी वाले चाहे या न चाहे, ये हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट है। हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे और सत्ता के विकेंद्रीकरण में न तो नसबंदी हमारी होगी, नसबंदी बीएसपी होगी, वो ध्यान रखें। हमारी नसबंदी होने की संभावना नहीं है। हम अपने अध्यक्ष महोदय, ये इस तरीके से सदन में सवाल पूछा, उसको राजनीतिक पार्टी के जाल में उठा करके आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? पूरी बीएसपी की नसबंदी कर रहे हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सवाल भावना का है। मैंने पूरे राजस्थान के पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के बारे में पूछा था, पार्टी का कोई सवाल नहीं है इस पे। इस तरीके की आप संकीर्ण मानसिकता इस सदन में दिखा रहे हैं। क्या करेंगे? टेरिटोरियल माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पंचायत समिति की है और ग्राम पंचायत की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप को टर्मिनेस कर देते हैं, संभव नहीं होता, तो भी पंचायत समिति का सदस्य जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज स्थिति है वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। इसलिए इस वाइडर जो है कंटेक्स्ट में इस क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को ही हम को टर्मिनस पंचायत के साथ करना चाहते हैं। उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, उससे प्रॉब्लम ये आएगी कि न तो सरपंच पंचायत को टर्मिनस होने से सरपंच जो है, पंचायत पूरा पढ़ लें आप ठहरिए, माननीय सदस्य, को टर्मिनस कॉन्स्टिट्यूएंसी और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के परिणाम स्वरूप न तो जो है पंचायत समिति का सदस्य ग्राम पंचायत का मेंबर होगा और वहां जाके बैठ सकेगा, न सरपंच पंचायत समिति का सदस्य हो सकेगा। आप इसको जो है विधि के विधिदाताओं से इसका आप जिसकी जांच करवाइए और उसके बाद में कोई निर्णय। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन के बाद अध्यक्ष महोदय 3 टायर सिस्टम लागू हुआ है। अब आज उत्साही मंत्री जी ने कह दिया कि ये ग्राम पंचायत को ही पंचायत समिति के सदस्य की जगह वहां कर देंगे और वो सरपंच चुन लेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये संविधान में बिना संशोधन, क्या राज्य सरकार के पास इतने अधिकार निहित है क्या कि हिंदुस्तान के संविधान में बिना संशोधन ही
आप नया पुनर्सीमांकन करेंगे? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पुनर्सीमांकन से पहले आपको विधिवत रूप से नोटिफाई करना पड़ेगा। क्या आप नोटिफाई करके पुनर्सीमांकन करेंगे? और क्या संविधान में बिना संशोधन आप पुनर्सीमांकन और 3 टायर को 2 टायर में करने की आपके पास अधिकार है? कृपया बताएं। अध्यक्ष महोदय, आपने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए जो भी सरकार कदम उठाएगी वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से बात भी करेगी, क्योंकि ये मसला भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। एक अहम मुद्दा है जो स्पीकर साहब ने जो अध्यक्ष महोदय ने जो बात कही है उन बातों को ख्याल में रखते हुए फिर फैसले किए जाएंगे। उसका स्वागत है, परंतु कृपया इनको भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन माननीय सदस्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री बाबूलाल नागर। प्रश्न संख्या 38। विधानसभा क्षेत्र दूदू में रोज अथवा रोजगारों द्वारा फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए राज्य सरकार के विधानसभा क्षेत्र दूदू में रोज अथवा रोजगारों द्वारा फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए राज्य सरकार ने दिनांक 16/11/96 के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11(1)(b) के तहत ऐसे रोजरे और अथवा रोज जो कृषकों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं को मारने की अनुमति देने के लिए जयपुर जिले के मंडल वन अधिकारी, उच्च वन संरक्षक, उप मुख्य वन संरक्षक, जीव प्रतिपालक एवं दूदू क्षेत्र के प्रादेशिक रेंजर को भी प्राधिकृत कर रखा है। पूरे राज्य में रोजरों को शेड्यूल 5 में 5 की सूची में शामिल करने के लिए पुनः भारत सरकार को निवेदन किया जा रहा है, जिससे कि रोजरों के द्वारा जो पूरे राजस्थान के करीब 26 जिलों में फसलों को नुकसान किए जाने की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही है, उनका उचित समाधान किया जा सके और काश्तकार अपनी फसलों के बचाने में स्वतः अपने स्तर पर रोजरों को मारने के बारे में सक्षम हो सके और इस प्रकार की कार्रवाई करने पर उनके खिलाफ किसी प्रकार कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सके, उसके लिए बराबर निवेदन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से सुझाव देना चाहता हूं कि पशु नील गाय को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पवित्र पशु माना जाता है, उसको मारना अधर्म समझा जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मेरे निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहाँ वन क्षेत्र घोषित किया जाए या जो गोचर भूमि है उसमें मेड़बंदी कर दी जाए, जिससे कि नील गायों को उसमें बंद कर दी जाए, वहीं उनको चारा मिल जाए और वहीं वो एकत्रित हो सकें। ये समस्या सरकार इनकी सेंचुरी क्यों नहीं बना देती है? अध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री जी, केवल मात्र दूधी क्षेत्र में नहीं है बल्कि राजस्थान के 26 जिलों में है और जिस प्रकार का ये आक्रामक पशु है, ताकतवर पशु है, ऐसी स्थिति में वहाँ पर कोई अभ्यारण्य बना करके सेंचुरी बनाकर इनको कब्जे में ला करके रखने वाली बात संभव नहीं है। दूसरा, इसका तो एकमात्र इलाज यही है कि इसके वध को वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम 1972 है, जो केंद्र सरकार का अधिनियम है, उसमें फिलहाल इसको शेड्यूल 3 की सूची में शामिल किया हुआ है, जिसके अंतर्गत मारने की मुमानियत है। तो मारने की मुमानियत जो रोक लगी हुई है उसको हम हटा करके और शेड्यूल 5 की सूची में शामिल करवाने के लिए बराबर राज्य सरकार अपने स्तर पर केंद्र सरकार से आग्रह कर रही है। केंद्र सरकार इसके लिए अभी तक अपने सहमत हुई नहीं है। अगर सहमत हो जाती है, अध्यक्ष महोदय, मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता समाधान निकाला जाए। अध्यक्ष महोदय मेरा एक बात। अध्यक्ष महोदय, नील गाय आपके द्वारा गाय की ही एक प्रजाति है, स्पीसी है। पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही है कि नील गाय प्रजाति से नहीं है, ये एंटीलोप प्रजाति से है और जो नाम है नील गाय ये ब्लू बुल से लिया गया है, अंग्रेजी का हिंदी किया गया, इसलिए गाय से कोई संबंध नहीं है। और इसकी एक जानकारी और मैं हाउस को देना चाहता हूं कि ये नाम जो नील गाय का आया है, ये औरंगजेब के टाइम में
उन्होंने इस स्पीसी को बचाने के लिए, क्योंकि इस स्पीसी का अगर आप हिस्ट्री देखें तो नीलगाय और हिंदू भी खाते थे और मुस्लिम भी इसको खाते थे। सही बात, औरंगजेब की बात की टाइम की बता रहा हूं, उससे पहले की बात कर रहा हूं। एक जानकारी दे रहा हूं आपको, आप जानकारी। और ये जो जानवर है, उस टाइम औरंगजेब के टाइम के अंदर उन्होंने उसको गाय का नाम दे दिया, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे और कि हिंदू उसको नहीं खाएं, क्योंकि वाइल्ड बोर जो सुअर है वो हिंदू खाते थे और मुस्लिम नहीं खाते थे। उन्होंने सोचा कि एक जानवर हमारे लिए रख लें, इसलिए ये गाय का नाम दिया है। ये गाय से कोई लेना नहीं है, इसका नाम भी बदलकर रोज रखना चाहिए और ये प्रस्ताव आगे चला भी गया है। मेरा ये सुझाव है इसके अंदर कि इसको न तो मेड़बंदी से रोका जा सकता है, ना इसको आप इसको काबू कर सकते हैं। मैंने एक सुझाव पहले भी दिया था इस हाउस के अंदर कि इसको बहुत सारे बाहर जो कंट्रीज हैं उनके जहां पे जानवर नहीं है, अच्छे जंगल है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए अगर कोई रास्ता निकाला जाए तो बाहर के ही लोग आकर और जीवित इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ले जाने के लिए तैयार। और ऐसी एजेंसीज हैं, ऐसी एजेंसीज अध्यक्ष महोदय, तो ये सुझाव मैं देता हूं, इसमें भी आप विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, ये नीलगाय जो है ये पूरे राजस्थान में ये समस्या है, इस पर सरकार को कोई कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि किसान भी बच सके। किसानों के जो खेती जो है 50% नष्ट हो जाती है और किसान की हालत बहुत खराब रहती है। ये चिंता का विषय है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसके ऊपर सख्ती से कोई कार्रवाई करें जिससे कि तहसीलों के ऊपर ये आपके एसडीएम में या तहसीलदार को इस तरह की कार्रवाई करने के निर्देश दें, आदेश दें, जिससे कि ये नील गायों की ये समस्या जो है निपटा सकें। और इसको नील गाय नहीं, ये रोज कहते हैं, इसको रोज के नाम से इसको पुकारा जाता है, इसलिए इसके लिए कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये सुझाव। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन में माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि ये नील गाय नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नील गाय नहीं है। ये जैसा बीपी सिंह साहब ने कहा, बीपी सिंह साहब ने कहा कि ये अपने नील गाय नहीं है, ये बिल्कुल है और उसको नील गाय का एक गलत नामकरण दिया गया है। दरअसल में ये अपने एंटीलोप प्रजाति का अपने पशु है, वाइल्ड एनिमल है और ये बहुत ही आक्रामक है और इसका कोई नील गाय या गाय की श्रेणी में इसका या गाय से किसी प्रकार का नजदीक का भी इसका संबंध नहीं है। ये एक वाइल्ड एनिमल है और एंटीलोप की श्रेणी में आता है। इसलिए ऐसी स्थिति में क्योंकि हज़ारों की तादाद में अपने राजस्थान के 26 जिलों के अंदर ये पैदा हो गया है, लाखों की तादाद में है और जिस समय ये संरक्षण कानून बनाया गया था और जिस समय इसकी संख्या बहुत कम रही होगी, इस कारण से शेड्यूल 3 की सूची में इसको शामिल किया गया था और मारने पर मुमानियत रखी गई थी। पर उसके पश्चात आज करीबन 25-26 साल का अरसा हो गया और ईश्वर की कुदरत मानिए कि ये तो लाखों की तादाद में राजस्थान में पैदा हो गया। इसलिए नए सिरे से इसकी प्रजाति की उत्पत्ति को देखते हुए केंद्र सरकार से बराबर ये संपर्क किया जा रहा है, कहा जा रहा है, उनसे सहमति प्रकट करवाने की कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार के प्रजाति को जो कि फसलों का बहुत बड़ी तादाद में नुकसान कर रहा है, किसानों की पूरे राजस्थान के सभी जिलों के अंदर नींद हराम कर दी है। इसलिए ऐसी स्थिति में इसका अपने जहाँ तक अपने लाइसेंस के द्वारा, परमिट के द्वारा जहाँ तक अपने वध करने का प्रश्न है, उसके लिए तो जैसा मैंने निवेदन किया कि ऑलरेडी जंगलात के अधिकारियों को अधिकृत कर रखा है और जंगलात के अधिकारियों के अलावा भी पुलिस के कुछ अधिकारियों को और तहसील स्तर के रेवेन्यू अधिकारियों को भी अपने इसमें अपने लाइसेंस कहिए या अनुज्ञा पत्र कहिए जारी करने के बारे में, अधिकृत करने के बारे में विचार किया जा रहा है। मगर जब तक मुकम्मल तौर से इसका अपने स्वयं के स्तर पर काश्तकारों द्वारा बिना लाइसेंस प्राप्त किए ही इसको मारने के बारे में हम कानून में बदलाव नहीं करेंगे और शेड्यूल 5 के अंदर इसको सूची में शामिल नहीं करवा पाएंगे, तब तक समस्या बराबर बनी रहेगी। क्योंकि अनुज्ञा पत्र जारी करने की परमिशन देने के पश्चात भी दुर्भाग्य से केवल मात्र 6 काश्तकार ऐसे आए जिन्होंने अनुज्ञा पत्र मांगा है, जबकि अपने इस प्रकार का प्रावधान किए करीब 4 साल का अर्सा हो गया है।
एक सेकंड ऐसे ऐसी प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय एक पूरा प्रश्न पूछ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम इन पशुओं को करना चाहता हूँ एक्सपोर्ट करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। 1980 से लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम इन पशुओं को एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हमेशा कह दी जाती है। माननीय राधेश्याम जी, आप बैठिए। श्रीमती सुमित्रा जी बैठिए। आप मेरा नाम पुकारा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि ये बात तो सही है कि किसान का सबसे बड़ा दुश्मन है ये नीलगाय या रोज जिसे कहिए, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी भी दे रही हूँ और वो चेतावनी ये दे रही हूँ कि नीलगाय के नाम के ऊपर यदि आपने सेंटर से अनुमति मांग करके और ये काम शुरू कर दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले गाय मरा रहे हैं वापस राज नहीं छीन लें आपका कहीं, ये ध्यान रखिएगा आप। ऐसी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पार्टी रोज क्या करेगी? इसमें किसान रोजाना मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। गंगानगर से आने वाले राधेश्याम जी, आपका प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना कर रहा था कि 1980 से लेकर निरंतर ये मामला हाउस में उठता रहा है और चौथी बार से ये बात सुन रहे हैं। हमेशा मंत्री जी का जवाब ये होता है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है। इतनी भारी बर्बादी गंगानगर जिले के अंदर हो रही है, 70% फसलों का नाश करता है और इसका नाम नीलगाय नहीं है, इसका नाम रोज है। हम इसको गलत नाम से पुकार रहे हैं, कहीं भी इतिहास में इसका नाम नीलगाय नहीं है, ये रोज है और ये किसानों को बहुत बड़ा दुश्मन है। तुरंत इसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का मंत्री जी कोई हाउस को आश्वासन दे, केवल मात्र ये कह देने से कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया है। ये आप पिछली प्रोसीडिंग उठाइए, 20 बार यहाँ धरने दिए, प्रोसीडिंग देखिए, पिछले मंत्रियों की बात सुनिए, यही की यही बात पहले कही गई थी जो आपने उसको दोहराया है। धन्यवाद। नील गाय की हत्या के संबंध में कोई भी प्रस्ताव यहाँ पास से संशोधन करवाया गया। सदस्य जो कह रहे हैं सुझाव है कि नील गाय को नहीं मारा जाए, उसका कोई और रास्ता निकाला जाए। भाई साहब, किसान एक घर बर्बाद मारने की कार्रवाई न हो, निवेदन करना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं चलेगा। नील गाय का नील गाय है, परंपरागत रूप से नील गाय ही है, ये नील गाय ये परंपरागत रूप से मारने के बाद बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा। अध्यक्ष महोदय जी के यहाँ तो खेती होती नहीं है, पर जो किसान खेती करते हैं, हाँ मैं खेती, किसानों की पीड़ा है, किसानों की सारी खेती बर्बाद होती है। जिनको खेती पता नहीं है, जो किसान बर्बाद हो जाते हैं, वो इस नीलगाय की हिमायत कर रहे हैं। ये खुद कोई हमले चलाते हैं। लाइसेंस भी है, लाइसेंस होने के बावजूद भी किसान इसको मारना नहीं चाहता, नहीं मारना चाहता, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से लोगों के कई उदाहरण दे सकता हूं जिनके पास बंदूक के लाइसेंस है, लेकिन मारने के बाद इस प्रकार से ये आवाज करती है, घंटों ये आवाज करती है, जिससे किसान का दिल दहल जाता, कोई मारना नहीं चाहता। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, मुझे मालूम है इसका, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं या तो इसका दूरबीन से नसबंदी कर दी जाए, दूर से भी नसबंदी हो तो संभव हो तो वो कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, बड़े चारागाह बनाए जाए, या जैसा वीपी सिंह जी ने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे देशों में माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको यही मालूम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको खेत के बारे में मालूम नहीं है, बंद कर दिया है, पूरे 6 महीने के बाद जबरदस्त आतंक फैला रखा है, किसान जबरदस्त आतंक फैला रखा है। आप कोई भी साधन अपना लीजिए, अध्यक्ष महोदय, कि प्रजनन शक्ति को रोकिए, चाहे इसको मारिए, चाहे कोई भी उपाय कीजिए, लेकिन किसानों को इससे मुक्ति दिलाइए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, और जो लोग इसको माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, गाय के 4 थन होते हैं, रोजड़े के 2 थन होते हैं। अध्यक्ष महोदय, 10 दिन में ब्याती है, अध्यक्ष महोदय, 5 महीने में ब्याती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये एक जंगली जानवर की प्रजाति है, रोजड़ा। अध्यक्ष महोदय, फसल को बचाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको एक बात मैं उसका समर्थन करता हूँ और उनसे ये अनुरोध करता और कोई समाधान निकाले कि भारत सरकार से अध्यक्ष महोदय, पहुंच करके अध्यक्ष महोदय, शेड्यूल 3 से शेड्यूल 5
में करवाने का खर्च करें ताकि प्रदेश के काश्तकारों को इससे राहत मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको एक बात का मालूम, नील गाय के नाम से हिंदू के अंदर जागृति पैदा करने वाला मैटर आता है। ये किसान को रोज के नाम से है और रोज में किसानों को नुकसान पहुंचाता है। अगर ये रोज ही अगर नील गाय है तो बंदर भी आदमी है। इनको मालूम है इस बात का, ये गायों के नाम से पूरा कर रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गाय रोज है और रोज के नाम से संज्ञा से पुकारा जाता है और ये अगर रोज अगर नील गाय है तो बंदर भी आदमी है। किसानों को कितना नुकसान होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, श्री यशपाल जी मिर्जा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना रोज को नील गाय बता रहे हैं, मालूम तो है नहीं किसी को। नील गाय रोज को मारने के बजाय क्यों नहीं सेंचुरी बना के सबको उनमें डाल दिया जाए तो सब झगड़ा ही खत्म हो जाए साहब। खेती की रखवाली की जाए, सेंचुरी बना के तो डाल दिया जाए साहब। ये मेरा सुझाव है आपके माध्यम से। अध्यक्ष महोदय और ये आप अध्यक्ष महोदय के माध्यम से इनकी बातें सोचते रहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, रोजड़ा किसान के लिए बहुत ही एक अहम मुद्दा है समस्या का। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि भारत सरकार से मैं इसकी अनुमति ले रहे हैं और इधर एक मुद्दा ये आ रहा है, इसको नीलगाय समझ करके मारने पे ऐतराज आ रहा है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं काश्तकारों की तरफ से कि जब तक इनके और सवाल पूरे नहीं होते, जवाब नहीं आते, तब तक इनको बढ़ने से रोकने के लिए कोई नसबंदी जैसा उपाय भी किया जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, गाय के तो 4 थन होते हैं, इसके तो 2 ही थन होते हैं, इसलिए इसको नील बकरी कहते हैं हम तो। ऑर्डर प्लीज, बैठिए। माननीय मंत्री जी, वाइल्ड लाइफ है, कृपया शांत रहिए। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के कौन सी शेड्यूल में ये नीलगाय है? ये शेड्यूल 3 में रखा हुआ है। शेड्यूल नंबर 3 की सूची में शामिल किया हुआ है। वन्य जीव शेड्यूल 3 में है। 72 का शेड्यूल जो 3 है और उस सूची में जो अपने जो वाइल्ड लाइफ के जो नाम अंकित किए हुए उसी सूची में इसको शामिल किया हुआ है। और उस शेड्यूल के नीचे जो भी नाम क्या है? नाम इसका वैसे तो अंग्रेजी में तो देखिए, शेड्यूल में क्या नाम है? शेड्यूल में नहीं पढ़ा मैंने नहीं। नील, सुन लीजिए, वैसे ये ब्लू बुल और नील गाय भी रखा हुआ है। अंग्रेजी में ब्लू बुल है और हिंदी में नील गाय रखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, देखिए नील गाय तो रोज ना मारने में तकलीफ है। अध्यक्ष महोदय, शेड्यूल 3 में इंग्लिश में नील गाय रखा हुआ है, NILGAI, नील गाय। और दूसरा इसका नाम ब्लू बुल भी है। तो चूंकि शेड्यूल 3 के नीचे जो जानवर की सूची दी हुई है उसमें नील गाय का नाम अंकित है, चूंकि ये नील गाय है नहीं, गलती से इसको नील गाय मान लिया गया है। अब इसलिए अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आप तो हिंदू हो गए, इसलिए नील गाय तो नील गाय परंपरागत। अध्यक्ष जी पहले आता रहिए। माननीय मंत्री जी, शेड्यूल रोजड़ा वोजड़ा तो सब आप लोग कहते हो, लेकिन जो शेड्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, ये मामला जो है विधि से संबंध रखता है। शेड्यूल 3 को में जो भी वाइल्ड लाइफ आती है वो उसको नहीं मारा जा सकता। आप शेड्यूल 3 से इसको शेड्यूल 6 में 5 में जी जो है ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि सेंट्रल एक्ट है, इसलिए भारत सरकार को आपने लिखा है। लगातार 4-5 साल से बराबर प्रयत्न राज्य सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं और भारत सरकार से इस बात के लिए भारत सरकार को सहमत करने की कोशिश की जा रही है कि इसको शेड्यूल 3 से हटा करके। आपने लिखा है कि नहीं लिखा है? कोशिश तो आप बहुत कर रहे हो। नहीं लिखा, नहीं बात नहीं, बराबर लिखा है। देखिए
जनवरी ऑर्डर प्लीज। राज्य सरकार के स्तर पर जो भी इसको शेड्यूल 3 से हटा करके शेड्यूल 5 की सूची में शामिल करने के बारे में जो प्रयत्न किए गए हैं, आप इधर माइक के ऊपर बोलिए, उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। माइक्रोफोन। जनवरी 1992 की अपने वन मंत्रियों की बैठक के दौरान में राज्य सरकार की ओर से भी अपने केंद्र सरकार के मंत्री से निवेदन किया गया कि राजस्थान में इस प्रकार की विशेष समस्या पैदा होगी, इसलिए इसको शेड्यूल 5 में रखा जाए। उसके पश्चात मार्च 1992 में फिर निवेदन किया गया। उसके बाद में अपने जुलाई 94 के अंदर भी ये बात जब कही गई तो केंद्र सरकार ने ये कहा कि आप अनुज्ञा पत्र जारी करके इस प्रकार की समस्या का समाधान उनका वध करने के बारे में अनुज्ञा पत्र जारी करके आप करवा सकते हैं, पर इसको हम शेड्यूल 5 में नहीं रखेंगे। उसके पश्चात 96, 97, 98 में भी बराबर वन मंत्रियों की जो मीटिंग आमंत्रित की गई थी, उसके दौरान में भी इस मामले को बराबर उठाया गया, पर फिर भी केंद्र सरकार अरे भाई जो भी है, देखिए माननीय मंत्री जी, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। माननीय मंत्री जी, आप प्रश्न को जो है बहुत लंबा कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि शेड्यूल 5 में ट्रांसफर के पहले क्या आप जो है वन विभाग के अधिकारियों को जो आपने अधिकृत किया है, ये अधिकृत जो है विधि संगत है? नहीं, ये विधि संगत है ना अध्यक्ष महोदय। ये जो शेड्यूल बता रहे एक जो रोज है, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यही जानना चाहता हूँ कि रोज प्रजाति है इस वाइल्ड लाइफ में कौन सी धारा में आती है? नीलगाय की बात हम तो रोज नुकसान कर रहा है उसके लिए पूछ रहे हैं, नीलगाय की बात ही नहीं कर रहे। रोज जो नुकसान करता है वो वाइल्ड लाइफ में कौन सी धारा में आता है? इसमें आता ही नहीं जिसमें प्रोहिबिटेड है। वो तो नीलगाय के लिए है जिसकी बदलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन रोज को जो नुकसान करता है उसको बनाने किसमें है ही नहीं। माननीय सदस्य, अरे रोज जिसमें है उसमें बता दें मंत्री जी किस धारा में? रोज है, रोज और रोजड़ा नहीं है शेड्यूल के अंदर, तो मारे वहाँ नीलगाय है। अध्यक्ष महोदय, नुकसान तो रोज कर रहा है, नीलगाय कर ही नहीं रही है, तो नीलगाय को हटवाने की बात कर रहे हैं। रोज ना मरवा, नुकसान रोज कर रहा है और हटवाने की बात नीलगाय की कर रहे हैं। आसन पैरों पर माननीय सदस्य, इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने भी प्रश्न उठाया कि ये नीलगाय, इसको मारा नहीं जाए। बैठिए, आप बहुत जल्दी उठ रहे हैं, आपको मुझे याद है आपने क्या कहा। और ज़्यादातर माननीय सदस्यों का ये है कि ये रोज है, इसको जो है राजस्थानी डायलेक्ट में रोजड़ा भी कहते हैं। और जो मादानी जो नर है वो 8-10 फीट कई दीवार भी हो चाहे बाढ़ हो उसको कूद जाता है। कई जगह इन्होंने जो है कई लोगों को जो है जान से मार भी दिया है। लेकिन ये काफ़ी विषय जो है अलग अलग लोगों की इसके संबंध में, जो मारने के संबंध में ऐसी भावना है, इसलिए सरकार जो है सभी पक्षों को देख करके, क्योंकि अभी एक सजेशन आया था कि इसको स्टेरिलाइज कर लो। स्टेरिलाइज पूरे राजस्थान के अंदर वन मंत्री जी अगर स्टेरिलाइज करने की बात करें तो मैं समझता हूँ कि इनको जो है कम से कम एक नया विभाग जो स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मारना कोई नहीं चाहता, उनको भगाने के कारण कोई मर जाए तो उस पे एक्शन नहीं हो, मकसद ये है। बाकी रोज को कोई मारना नहीं चाहता, उसको भगाने के लिए काम करता है। क्वेश्चन ओवर इज ओवर। माननीय सदस्य बैठिए। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री फतेह सिंह सदस्य विधानसभा की ओर से विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ के कतिपय गांवों में विद्युत कनेक्शन काट दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में
श्री अमराराम दौद सदस्य विधानसभा की ओर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अवलंबीय लोकमत के महत्व के नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। प्रस्तावक माननीय सदस्यों को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय प्रस्ताव की विषय वस्तु पर बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री नंदलाल मीणा सदस्य विधानसभा की ओर से विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की पंचायत समिति अरनोद के ग्राम मानपुरा एवं नीमच में चल रहे प्राथमिक विद्यालय को बंद कर देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शिवनाथ सिंह सदस्य विधानसभा की ओर से झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी तहसील के ग्राम नांगल में लंबे अरसे से निवास कर रहे हरिजन मीणा परिवारों को बेदखल करने के संबंध में अमराराम चौधरी सदस्य विधानसभा की ओर से विधानसभा क्षेत्र पचबदरा की पेयजल समस्या का समाधान करने के संबंध में श्री नाथूराम आहारी सदस्य विधानसभा की ओर से जिला डूंगरपुर के सिंचाई के तालाबों की नहरों की सफाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अमीन खां सदस्य विधानसभा की ओर से जिला बाड़मेर की तहसील रामसर के ग्रामों में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में श्री बाबूलाल नागर सदस्य विधानसभा की ओर से विधानसभा क्षेत्र दूदू के अधिकांश ग्रामों में खरीफ की फसल व चारा खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री श्रीचंद कृपलानी सदस्य विधानसभा की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में पीने के पानी की समस्या के संबंध में श्री वृद्धिचंद जैन सदस्य विधानसभा की ओर से बाड़मेर जिले के कई ग्रामों में पेयजल की समस्या के संबंध में श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद सदस्य विधानसभा की ओर से नगर विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाना नगर व सीकरी में पशु व दो पहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं में वृद्धि के संबंध में श्री शंकरलाल आहारी सदस्य विधानसभा की ओर से बीछीवाड़ा पंचायत समिति में उप तहसील कार्यालय खोलने के संबंध में श्री केशाराम चौधरी सदस्य विधानसभा की ओर से मारवाड़ जंक्शन की जनता को पेयजल आपूर्ति के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे और आपके 40 साल से मधुर संबंध रहे हैं और आज अखबार में नवज्योति ने ये दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधि मंत्री को फटकार लगाई। अध्यक्ष महोदय, इसमें ये लिखा है इन्होंने कि राज्य विधानसभा में आज अध्यक्ष परशुराम मदेरणा ने विधि मंत्री खेत सिंह राठौड़ सहित सत्ता पक्ष के और कुछ प्रतिपक्ष के सदस्यों को फटकार लगाते हुए, बड़ा भद्दी लैंग्वेज इन्होंने प्रयोग में ली। फटकार लगाने का ऐसा मतलब होता है कि कोई हमने बहुत ही अनैतिक कार्य किया हो तो कोई फटकार लगाता है। ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी और मुझे तो फटकार लगाने का प्रश्न ही नहीं उठा, क्योंकि मैं तो अपनी सीट पे बैठा था। आपने सिर्फ गुलाब चंद जी जब कटारिया जी बोल रहे थे उस वक्त सिर्फ आपने ये फरमाया था भाई बीच में इंटरफेयर मत करो और शांति से सबे जब ये बोल रहे हैं तो आप इनको सुनो। इसका ये मतलब थोड़ा ही एक फटकार लगाई। आज सुनो, आज ये मेरे लिए आया है, कल आपके नेता के लिए आएगा और इसलिए मेरा ये निवेदन है कि अखबार वालों को ये हिदायत होनी चाहिए
और खास तौर से मैं मंत्री जी से भी ये निवेदन करूंगा, आसन के जरिए नाराजगी प्रकट कर देना ही फटकार में आता है। कि आप मेहरबानी करके और ऐसे प्रयोग, ऐसे लैंग्वेज को अगर आप इजाज़त देंगे तो अखबार वालों का और हौसला बुलंद होगा और नए नए शब्द घड़ घड़ के और वो यहाँ लगाएंगे और उससे आपकी और मेरी इज्जत पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। ये मैं आपसे खास तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स की भावनाओं से मैं सहमत हूँ। वास्तविक स्थिति ये है कि न तो यहाँ पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही थी उसमें आपने कोई बीच में व्यवधान डाला और न आपको मैंने कभी कोई फटकार लगाई। माननीय सदस्य गुलाब चंद जी कटारिया बोल रहे थे तो किसी एक माननीय सदस्य ने बीच में व्यवधान डाला। उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि व्यवधान की जो परिपाटी जो पढ़ने जा रही है इस सदन के अंदर 11वीं विधानसभा में, ये बहुत गलत परंपरा होगी और मैंने आपसे ये जो है अनुरोध किया था तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर साहब, आप जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं इनको इस जो है चर्चा में भाग लेने के लिए आप उनको जो है समय दें और आप नाम दें अपनी तरफ से। ये मैंने ज़रूर कहा था, आप तो अपने आसन पर बैठे हुए थे। इसलिए जो रिपोर्टर है किसी पत्र का, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात लिख दी है जो उनको नहीं लिखनी चाहिए, और मेरा तो आपको फटकार देने का जो है कोई प्रश्न नहीं था, मैंने आपको फटकार दी नहीं। अगर आपको कोई वेदना हुई है तो ये अखबार की वजह से हुई है। अब मैं समझता हूं कि आपकी जो है मेरी तरफ से जो है मैंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की और जो भी यहाँ पर न्यूज़पेपर के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उन्हें भी सदन की सही स्थिति से जो है उसको प्रकाशित करना चाहिए। दूसरी तरह से जो अगर वो करते हैं तो उसके कई और भी जो है मतलब लिए जा सकते हैं। पास बैठे किसी मंत्री ने छपवा दिया हो, ये जरूरत थोड़ी है फटकार लगाने की। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत श्री नंदलाल मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आता है। यहाँ पढ़िए उसको। पिछले 8 तारीख को, अध्यक्ष महोदय एक समरी देना चाहता हूँ, थोड़ा 1 मिनट। पिछले 8 तारीख को राज्यपाल महोदय ने भी इस सदन में अपने अभिभाषण के द्वारा सदन को इस बात की जानकारी दी है कि आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में और रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां बिखरी हुई आबादी है, उस आबादी में 250 और 150 की आबादी जहां पर भी हो वहां प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। पिछली सरकार ने पंचायत समिति अरनोद में, ग्राम पंचायत धामणिया के गांव मानपुरा और नीमच में जहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं थे, अगस्त और सितंबर 1998 में विद्यालय खोले गए। परंतु मुझे दुर्भाग्य है ये कहते हुए सदन को कि नई सरकार बनने के तत्काल बाद। माननीय मंत्री जी, आप बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, जो सदस्य बाहर जाना चाहते हैं वो शांति से उठ के चले जाएं। सीपी जोशी साहब, जो ही आपने मंत्रिमंडल का कार्यभार संभाला, पिछले अगस्त और सितंबर में जो प्राथमिक विद्यालय खोले गए थे, चल रहे थे, विद्यार्थी वहां पर अध्ययन कर रहे थे, आपके सचिवालय के विशेष आदेश के द्वारा
उन पिछले महीने में उन विद्यालयों को बंद कर दिया गया है और आज हालत यह है कि वहां के आदिवासी नन्हे मुन्ने बालक 5-5, 10-10 किलोमीटर प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए नहीं पहुंच सकते। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो यहाँ अभिभाषण में कहा गया कि सरकार पारदर्शी होगी, माननीय सदस्य काफी अनुभवी हैं। 295 के अंतर्गत केवल आपने जो वो उसका लिखित जो है, आप उसको जो है ये गरिमा है। देखिए अध्यक्ष महोदय, दो सीनियर मंत्री, अध्यक्ष महोदय आपसे हमें आशा है कि आप इस सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे, इसलिए आप उसको पढ़िए, केवल आप पढ़ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के पंचायत समिति अरनोद के ग्राम पंचायत बड़ा धामणिया के ग्राम मानपुरा एवं नीमच गांव में चल रहे प्राथमिक विद्यालयों को राज्य सरकार ने आदेश से तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। फलस्वरूप इन विद्यालयों में अध्ययनरत बालक और बालिकाओं की पढ़ाई से राज्य सरकार ने वंचित किया है और यह आदिवासी क्षेत्र है। इसमें प्राथमिक विद्यालय की को प्राथमिकता के आधार पर खोला गया है। अतः ऐसे लोक महत्व के प्रश्न पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी नहीं, अब उसमें आप विवेचन नहीं कर सकेंगे न, उसको जो है विद्यालय बच्चों को पढ़ने का सवाल। अध्यक्ष महोदय, हाँ, वो आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? श्री कहाँ कह रहे हैं? बोलिए साहब, कहना चाहते हो? कही नहीं रहे, कुछ नहीं कहना चाहते? उनको मैं बात नहीं कर, बनते हो? नहीं, उसको मैं बात नहीं कर सकता इसमें। श्री शिवनाथ सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अंतर्गत नीचे लिखे विषय को सदन की जानकारी में लाना चाहता हूँ। महोदय, झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम नांगल में लंबे अरसे से कुछ हरिजन मीणा परिवार अपने मकान, छप्पर आदि बनाकर बसे हुए थे। भेड़ बकरी मवेशी रखते थे। करीब 30 साल पहले अभियान चलाकर पूरे राज्य में इन गरीब लोगों को प्लाट रहने वास्ते अलॉट किए जाकर पट्टे दिए गए थे, जिनके पास रिहायशी जमीनें नहीं थी। उसी अभियान के अंतर्गत नांगल गांव के इन गरीब 50 मीणा हरिजन परिवारों को ये पट्टे दिए गए थे। दिनांक 5 जनवरी 1999 को तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू ने इन गरीब लोगों के छप्पर मकान तोड़ फोड़ दिए और सामान ट्रैक्टरों में लाद कर ले गए। औरतों के साथ धक्का मुक्की की तथा बदसलूकी की। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने ये सब कार्रवाई असामाजिक तत्वों को साथ लेकर बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए की है। इन लोगों ने की गई कार्रवाई की नकल लेनी चाहिए तो नकल नहीं दी गई और तहसील से बाहर धक्के देकर बाहर निकलवा दिया गया। उच्च स्तर पर शिकायत की आशंका से अब फर्जी रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। किसी भी आबाद व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया अपनाकर ही बेदखल किया जा सकता है। तहसीलदार को ये नाजिरशाही कार्रवाई थी। जनता में बड़ा रोष है। गरीब लोग इस सर्दी में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं तथा घटना से संबंधित तमाम रिकॉर्ड तहसील का अविलंब जब्त किया जावे। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होकर दोषी को दंड दिलाया जाए तथा उन गरीब लोगों के आश्रय का इंतजाम किया जाए।
श्री अमराराम चौधरी। जी, मैं पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल के उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम अंतर्गत 295 राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के द्वारा विशेष उल्लेख द्वारा सदन को जानकारी देना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि पचपदरा विधानसभा क्षेत्र की गेड़ा उप तहसील में करीब 30 वादियां और पचपदरा तहसील के ग्राम रालिया, ओबजी की ढाणी, मारों की ढाणी, पारलू, कागों की ढाणी कानाना, क्यार चारनेत, भीमरलाई स्टेशन, चांदेसरा और आकरली आदि ग्रामों में जब से हौदियाँ बनाई गई है एक बार भी पानी नहीं पहुंचाया तथा हौदियाँ जगह जगह से टूट रही है। पालोत्रा शहर में भी 3 ओवरहेड टैंक बनाए गए हैं, लेकिन इन टंकियों को पाइपलाइन से नहीं जोड़ने से ग्रीष्म काल में पीने के पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस कारण इन 3 ओवरहेड टैंक में ग्रीष्म ऋतु से पूर्व पाइपलाइन जोड़ने की व्यवस्था की जाए। ग्राम खन्नोड़ा ग्राम के जो कुआं नीचे से जुड़ गया है, जिसके कारण उस कुएं की मरम्मत के अभाव में पर्याप्त पानी गांव वालों को उपलब्ध नहीं हो कराया जा रहा है। भाइयों की ढाणी खनोड़ा में एक कुआं है जिसमें पर्याप्त पानी है, जिस पर जनरेटर लगाने में विलंब हो रहा है, जिसके कारण यहाँ के रहने वालों के लिए पीने के पानी की भारी समस्या है। उन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। निवेदन है कि शीघ्र ही पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के उक्त पेयजल समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिलावें। श्री नाथुराम महारी। महोदय, मैं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में सिंचाई के तालाबों की नहरें साफ नहीं होने के बारे में सिंचाई मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। महोदय जी, डूंगरपुर जिले में सिंचाई के तालाबों की नहरें मिट्टी से भरी हुई हैं, जिससे पानी बीच में ही सीपेज होकर निकल जाता है, जिसमें कोई बोई गई गेहूं की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं और आगे टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। अमरपुरा निकट के सोम फीडर द्वारा 6-7 तालाबों को भरा जाता है। सोम फीडर ठीक नहीं होने से उन तालाबों को भरने में परेशानी आ रही है, जिससे तालाबों के सिंचित होने वाली जमीन पर पानी नहीं पहुंच रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि डूंगरपुर जिले के सिंचाई के समस्त तालाबों की नहरों में मिट्टी भरी हुई है। बीजेपी के 8 साल के शासनों में इन तालाबों में पानी नहीं गया है, तालाब ज्यों के त्यों सूखे पड़े हैं। अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सिंचाई मंत्री जी को निवेदन करता हूं कि डूंगरपुर जिले के समस्त तालाबों की नहरों की सफाई अकाल राहत के समय में कराई जाए। धन्यवाद। श्री अमीन खान। अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत मैं बाड़मेर जिले की तहसील रामसर के ग्रामों में पीने के पानी की भयंकर समस्या के संबंध में इस सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि तहसील रामसर के ग्राम सजन का पार, मोहम्मद का पार, नदे का पार, मैकरनवाला, गरडिया, शहलाऊ, इंडिया, शेरे का तला, सलारिया, कलारिया आदि गांव साउथ ग्राम सलारिया नाम योजना से जुड़े हुए हैं। ये योजना सन 1982-83 में
लागू हुई है, परंतु उपरोक्त गांव में आज तक पानी की टंकियों में पानी नहीं जाता है और कई टंकियां टूट भी गई है और गांव की जनता आसपास के गांव में पानी के लिए 15 मीलों से पानी लाकर पीते हैं और गांव में औरतें भी पानी के लिए इधर उधर भटकती दिखाई देती है और ग्राम खड़ीन योजना में ग्राम रामदेव मंदिर, चाड़ार, गड़ालिया, धनोड़ा, खारिया, राठौड़ान में भी भयंकर पानी का संकट है। आज तक कोई पानी इन दिनों में नहीं जाता है। यहाँ के लोग रात दिन मानकर पानी के लिए ही भटकते फिरते हैं, जो एक सरकार के लिए कलंक है। अंत में सदन की मार्फत, आपकी मार्फत इन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र व विशेष तौर से कार्रवाई कर जनता को राहत दिलाओ। श्री बाबूलाल नागर। महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र दूदू के अधिकांश ग्रामों में खरीफ की फसल एवं चारा खराब होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के अधिकांश गांवों में खरीफ की फसल व चारा नष्ट हो गया है, जिसकी सूचना समय रहते तहसीलदार दूदू एवं सांबर ने उपखंडाधिकारी एवं जिला कलेक्टर को मैं पटवारी की रिपोर्ट भेज दी थी, जिसमें उन्होंने इस बात को सही बताया था कि इस क्षेत्र के अधिकांश राजस्व ग्रामों में खरीफ की फसल व चारा 100% रूप से नष्ट हो गए हैं, किंतु आज तक भी इस क्षेत्र को फसल व चारा खराब होने के उपरांत भी अभाव क्षेत्र घोषित नहीं किया है, जबकि उक्त क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित होने के सभी मापदंडों में आता है। जबकि इस तरह के मापदंड में आने वाले क्षेत्र को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। उक्त क्षेत्र को अभावग्रस्त घोषित नहीं करने के कारण किसानों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है एवं उनमें असंतोष की भावना व्याप्त होती जा रही है। उक्त क्षेत्र के निवासी एवं पशु क्षेत्र से पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। समय रहते शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो जन एवं पशुधन को काफ़ी हानि उठानी पड़ सकती है। इस संबंध में मेरे द्वारा जिलाधीश जयपुर एवं राज्य सचिव राजस्थान सरकार को भी इस संबंध में जानकारी दे दी गई थी, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अतः मेरा आपके माध्यम से सहायता मंत्री से अनुरोध है कि इस क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए एवं यथाशीघ्र अकाल राहत कार्य प्रारंभ किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में टोटल 199 राजस्व गांव हैं, उनमें से 181 राजस्व गांवों में 75 से 100% फसल एवं चारा खराब हुआ है। आप अकाल राहत मंत्री जी